अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया है। अगर तो इस खित्ते की सूरत हाल देखें तो इस फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान लगता है कि बहुत बड़ी ख़बर है और एक स्टेप फॉरवर्ड है, जो है भी। लेकिन क्या इससे फ़लस्तीनी रियासत मार्ज़ वजूद में आ जाएगी? ये बहुत ही मुश्किल है इस बात का जवाब। फ़लस्तीन के कोई बाकायदा डिफ़ाइंड किस्म के बॉर्डर्स नहीं हैं, और जो दो अरब इसराइल वॉर हुई इस इलाके के अंदर 1918 वाली और 1967 वाली, उसके बाद वो शक्ल इस इलाके की बरकरार है ही नहीं है। बल्कि ये कहना चाहिए कि जो बेलफोर ट्रीटी थी, जिसमें बरतानिया ने इस मसले की बुनियाद भी रखी, जैसे मसला है कश्मीर हम कहते हैं ना, अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन है, इसी तरीके से यहाँ पे फ़लस्तीनी इलाकों के अंदर जो एक ज्यूइश स्टेट का क़याम था, ये बरतानिया के उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने एक ख़त लिख कर, क्योंकि उस वक्त बरतानवी राज पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ था, तो इन्होंने 1917 में उसकी बुनियाद रख दी थी। उसके बाद से आज तक ये मसला कभी हल ही नहीं हुआ। जो इलाके के असल बाशिंदे थे, उनका इलाका जो फ़लस्तीनी रियासत थी, मुसलमानों का जिनका मुल्क था, उनसे वो ज्यूइश लोगों के कब्ज़े में चला गया और ऊपर मोहर लगा दी बरतानवी उस वक्त राज ने, उसके ऊपर अपनी स्टैंप ऑफ अप्रूवल लगा दी, और आज तक उसका मसला हल नहीं हुआ। और जो उसके बाद भी ट्रीटीज़ हुई, किसी ट्रीटी के नतीजे में भी अमन नहीं आया, बल्कि फ़लस्तीनी जो रियासत के इलाके उसके अपने होने चाहिए थे, वो मुख्तलिफ़ मुल्कों के कब्ज़े में ही रहे। कभी वो मिस्र के इस्तेमाल में रहे, कभी जॉर्डन के इस्तेमाल में रहे, और उसके बाद हुआ ये कि एक ख़ास अरसा तक ये एम्बिग्यूटी बरकरार रहने के बाद इन तमाम इलाकों के ऊपर इसराइली एक के बाद एक कब्ज़ा करता चला गया, और अब अरब रियासतें इस काबिल नहीं हैं कि वो इलाके वापस ले सकें, खा वो मिस्र के हों, शाम के हों, लेबनान के हों, उर्दन के हों, या वो उस फ़लस्तीनी रियासत के हों जिसके लिए बहुत से मुल्कों के अवाम बात करते हैं, लेकिन उन मुल्कों की हुकूमतें वो सपोर्ट लेवल प्रोवाइड नहीं कर सकती। आज जहां हम खड़े हैं, यूएन के अंदर एक अरब समिट भी करवाने जा रही है, सऊदी अरब और फ़्रांस उसको को होस्ट करेंगे, जहां फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से 6 मज़ीद ममालिक जो है, जिसमें फ़्रांस भी शामिल है, उसके ऊपर ऐलान करेंगे कि हम फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं। तो स्टेप फॉरवर्ड तो है, लेकिन जब तक उसके बॉर्डर, जिसमें यरूशलेम उसका दारुल हुकूमत हो, वेस्ट बैंक की क्या पोजीशन है वो वाज़े हो, गज़ा के ऊपर जो कुछ वो कर रहे हैं, 65,000 मुसलमानों को शहीद कर चुका है, उसके ऊपर एक वाज़े पोजीशन ना इख्तियार की जाए, तब तक इसका अमली तौर पर फ्रूटफुल होना काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। तो आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका हैं, उनसे इसी हवाले से बात करेंगे, और जो सऊदी अरब ने एक डिफेंस पैक्ट किया उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि इस इलाके की पूरी जो सियासत है उस हवाले से इसकी बहुत ही सिग्निफिकेंस है। जिस तरीके से ईरान वाले अटैक के बाद जो इंडिया पाकिस्तान वाली वॉर थी, उसके बाद एक इस बात की अफादियत बढ़ जाती है कि मुसलमान मुल्क अपने दिफा और सालमियत के लिए मिलकर कुछ करें। इसी तरीके से कतर वाले अटैक के बाद सऊदी अरब के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट था कि सऊदी अरब जल्दी से आगे बढ़े और अपने दिफा को, अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को और अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने की खातिर अपना जो दूसरे मुस्लिम रियासतों से उसको मदद मिल सकती है वो ले, और ख़ुद से इसके ऊपर इनिशिएटिव ले, क्योंकि अमेरिका ने वहाँ पर जो अपनी बेस बनाई थी ये कहकर कतर के अंदर के कतर को दिफा करूँगा, और उसी दोहा से जहाज़ उठकर दोहा के अंदर ही अटैक करने वाले जहाज़ों के अंदर तेल डाल रहे थे, वही काम कहीं सऊदी अरब के साथ ना हो जाए। तो उस हवाले से पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है बहुत अहम है। तो आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका हैं, बेग मलिक साहब हैं, वज़ीर मुमलिकत कानून इंसाफ हैं। सर, खुशामदीद प्रोग्राम में। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं, और खालिद चिश्ती साहब एयर कमोडोर रिटायर्ड हमारे साथ हैं। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम, बैरिस्टर अकील साहब, ये बहुत अहम है, और 100 साल से ज़्यादा हो चुका है इसराइल का इस इलाके के ऊपर कब्ज़ा, और उसका जो कुछ अब हमने देख रहे हैं गज़ा के अंदर 65,000 से ज़्यादा लोगों की शहादत, और तमाम अरब रियासतें उसका निशाना एक के बाद एक तो बन रही हैं। आवाज़ ऊंची निकालने की हिम्मत किसी में नहीं है। क्या बनेगा? बिस्मिल्लाह मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल 65,000 से ज़्यादा जो है वो निहत्ते जो गज़ा के और फ़लस्तीन के बासी हैं, बाशिंदे हैं, वहाँ के जो लोग हैं, जिसमें बच्चे भी, बूढ़े भी, ख़वातीन भी, जवान भी, उन सब ने जो है ये बहुत ही जुल्म देखा है और जुल्म सहा है। और इज़राइली जारियत और नंगी जो जारियत है, एग्रेशन, आई मीन बहुत छोटा लफ्ज़ है, इज़राइल के इन इक़दामात को जो कि
जिसकी इंटरनेशनल कवानीन में भी अगर आप देखें तो कोई सपोर्ट नहीं मिलती, और बिल्कुल उसने वॉर क्राइम्स हैं बकायदा। एब्सोल्युटली जेनोसाइड, देखें जेनोसाइड की अगर आप डेफिनेशन उठा के देखें यूएन की कन्वेंशंस में, तो उसमें से 4 से 5 जो इंग्रेडिएंट है 4 तो वो ऑलरेडी मीट कर रहा है। अब यहाँ पे जेनोसाइड को और किन लफ्ज़ों में आप डिफाइन करेंगे कि पूरी दुनिया ये माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ता है तमाशा देख रही है, कंडेम भी कर रही है, लेकिन उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। अब ये एक फोरम ज़रूर मौजूद है यूएन जनरल असम्बली, जिसमें फ्रांस और सऊदी अरेबिया ने ये बेड़ा उठाया है, वो एक कॉन्फ्रेंस भी है उस हवाले से। लेकिन पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन रही है कि प्री 1960s के जो बॉर्डर्स थे या उस टाइम के हवाले से उस पे 2 स्टेट सोल्यूशन जो है उसका क़याम होना ज़रूरी है और लाजिम है। अब ये इन ममालिक ने जो काम किया है, अब ये काम बरतानिया ने, इट्स टू लेट इन द डे। मैं ये समझता हूँ कि बैलफोर डिक्लेरेशन वो टाइम था जब आपने एक मज़हब के ऊपर, मतलब यहूदी स्टेट बनाने के क़याम के ऊपर आपने काम किया। तबाही की बुनियाद बरतानिया ने रखी हुई है। एब्सोल्युटली, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि बरतानिया ने ही ये तमाम तर इसकी बुनियाद रखी। और आज अगर बरतानिया इसको इस नज़र से या इस हवाले से वो कहे कि जी हम उसको स्टेटहुड का या एक मुल्क तस्लीम कर रहे हैं फ़लस्तीन को, फ़लस्तीन में माज़रत के साथ, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बचा ही क्या है गज़ा के अलावा, और वो भी एक पट्टी भी छोटा सा वो एरिया है जो बच गया है। अब अगर आप प्री 1960s या उस अराउंड के टाइम के अराउंड के बॉर्डर्स की आप बात करते हैं, तो असल तो देखें ना, फ़लस्तीनियों का ये होमलैंड था जो उनसे छीना गया। एक के बाद एक जो है ये एग्रेशन की आपको मिसाल नहीं मिलती, और वो इतनी दहाइयों से ये तमाम तर मामला चलता आ रहा है। अब अगर ये ममालिक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया या ये अगर ये कह दी, वो कहते हैं ना कि जी बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, और लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं समझता हूँ कि अपने किए पे जो इनका अपना ये बीच बोया हुआ है, उस पे इनको पूरी उम्मत मुस्लिमा से, पूरी दुनिया से जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए, और उनको आउटराइटली उनकी स्टेट की पॉलिसी होनी चाहिए कि ये हमसे उस वक़्त की गलतियाँ हुई और गलतियों का खुमियाजा आज पूरी दुनिया देख रही है। जो तमाशा इजराइल ने लगाया, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का कह के इराक पूरे को तबाह कर दिया था। खालिद चिश्ती साहब, जो प्री 1967 पोजीशन है, इसके ऊपर मांग करना मुसलमान मुल्कों की, सऊदी अरब की, पाकिस्तान की, सारों की यही मांग है। और ये जो ममालिक अब रियासतों को तस्लीम कर रहे हैं, वहाँ से जब तक कोई स्ट्रिंजेंट मेजर्स ना हो, कोई इकनॉमिक सैंक्शंस, ट्रेड सैंक्शंस, जिसकी वजह से इसराइल के आप थोड़ा सा ऊपर दबाव डाल सकें, उसके बगैर ये सोचें कि वो इसराइल बाज आ जाएगा जो 65,000 मुसलमानों को शहीद करके भी अभी दंदनाता फिर रहा है, तो बहुत मुश्किल बात है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। आप तो प्री 67 बात कर रहे हैं और मैं 1948 की भी बात करना चाहूँगा, जब यहाँ पे ज्यूज सिर्फ 15% थे, और जब यहाँ से पूरी दुनिया से ज्यूज को लाकर आबाद किया गया था। और यही ब्रिटेन जिसका आप जिक्र कर रहे थे, यूके का, उसने ये वादा किया था कि मैं दोनों को एक जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन दूंगा। और जब लेट 50s में जब ये तय पाया कि ज़मीन के हिसाब से या पॉपुलेशन के हिसाब से होनी है, तो फ़लस्तीनी उस वक्त भी 55% थे, और बजाय आधा देने के उनको एक टुकड़ा दे दिया गया, आपके सामने है। फिर इन्वेजन शुरू हो गई, फिर 1967 आ गया, रेस्ट इज हिस्ट्री। तो उनको बाय डिज़ाइन मार्जिनलाइज किया गया ओवर द इनिशियल 30-40 ईयर्स, और उसके बाद तो कोई लिमिट ही नहीं है। जो आप जिक्र कर रहे थे अपने इंट्रोडक्शन के दौरान के इतने हज़ारों और अभी 60-70 हज़ार लोगों को शहीद कर दिया गया, और अभी भी शायद उनको इत्मीनान या सुकून नहीं हो रहा। और बिल्कुल ये वेस्टर्न बहुत अच्छा कर रहे हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन ये आसान नहीं कर रहे। यही वेस्टर्न मुल्क थे जिन्होंने 40s में, 48 में, 50s में, 60s में ये राइट माना था कि इसराइल के अगेंस्ट फ़लस्तीनियों को एक पूरा इंडिपेंडेंट होमलैंड मिलना चाहिए। और इस हद तक फिर सबकी क्राइमेंस टेसेट हो गई, डिक्लेयर्ड हो गई या अनडिक्लेयर्ड हो गई। इस तरह का एक लुक दी अदर साइड सबने किया कि वो बढ़ते 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 यहाँ तक आ गई है कि सिर्फ वहीं फ़लस्तीनी नहीं, 60-70 हज़ार लोगों को शहीद करने के बाद वो कतर पर भी आना उस हमलावर हुआ है। तो ये झिझक इन्हीं वेस्टर्न मुल्कों ने ही दी है, अनअकाउंटेबल दी है, क्योंकि कोई प्राइस नहीं थी उसको इन मुल्कों पर अपनी ताकत जमाने गए, धौंस जमाने की जो हिस्ट्री थी। तो ये कंटिन्यूड है, अल्लाह करे अब चेक हो जाए। और ये जो मुल्कों ने एक मॉरल प्रेशर ही बिल्ड किया है जो फ़लस्तीन की हुकूमत को तस्लीम करके, और जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो एग्रीमेंट हुआ है, एक डिटरेंस का मैसेज आए। और लास्ट पॉइंट इसके ऊपर मलिक साहब ये है कि इजराइल को कोई आज तक उसने कोई प्राइस नहीं दी है इस एस्केलेशन की, और अनचेक जो टेररिज्म या बारबरिज्म उसने किया है,
कोई कीमत नहीं किसी ने मांगी सिवाय रेजोल्यूशन के और करारदादें पास कर लेने के और फिर उसको बुरा भला कह लेने के अलावा कुछ नहीं हुआ। जब ये मुल्क प्राइस ऐसी नहीं लेंगे यूनाइट, क्योंकि हम मिले जुल आपस में मिल के नहीं करते, स्टैंड लोन उसने हर मुल्क को 7 मुल्कों को पिछले कई महीनों में उसने रोंद डाला है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो अल्लाह करे अब कोई यूनाइटेड हो जाए, मुसलमान रियलिज्म हो कि इट्स अ मैटर ऑफ टर्न, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चांस। तो अब तो ये नौबत आ गई ना कि आप फरमाइएगा, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, उनमें से अमेरिका के अलावा 4 ने अब फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की ऊपर ऐलानात कर दिए हैं। अमली तौर पर जब तक आप ट्रेड सैंक्शंस, इकनॉमिक सैंक्शंस या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल ना करें तब तक आप उसको मजबूर नहीं कर पाएंगे, ये भी बहुत ऑब्वियस है। तो एक तरफ तो हम वेस्ट से ये तवक्को रख रहे हैं, लेकिन साथ मुसलमान रियासतें ख़ुद जो है वो इस काबिल नहीं है, दोहा के अटैक के बाद भी बैठे हैं, तो वो अमेरिका की पीस एफर्ट को सपोर्ट करने के लामिये के साथ वहाँ से उठे हैं, ख़ुद कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं कर सके। तो डू यू सी स्टेप फॉरवर्ड, यहीं पे रहेगा कि बयानात दे दिए हैं और वहाँ पे आगे बात नहीं चलेगी? देखिए, बात तो है कि हालात तो हाथ से निकल चुके हैं। अगर हम बात करें फ़लस्तीन की अब आबादी कितनी रहेगी कि 55-56 लाख की आबादी, जिसका मेजर चंक को आपने डिस्प्लेस कर दिया, 60-65 हज़ार की नस्ल कुशी कर दी, मतलब मलिया मेट करके, और फिर अमेरिका ऊपर से बयान कर रहा है कि हम इनको रीसेटल करेंगे। तो उसके बाद अगर 1947 का पैक्ट जो बरतानिया ने ख़ुद उस वक्त पार्टीशन का प्लान दिया था, उसके बाद अब आके इतने दहाइयों के बाद आके आप तस्लीम भी कर लें, तो मैं समझता हूँ कि आप इस सारे खून रेजी में कंप्लिसिट रहे हैं। और अगर हम वॉर क्राइम की बात करें तो खाली ये नेतन्याहू का मसला नहीं, इन सारों का जो है ना मिली भगत थी, इस मिली भगत के साथ हुआ है। और इस वक्त अरब वर्ल्ड को सोचना चाहिए कि ये तो फ़लस्तीन वाला तो चैप्टर उन्होंने तकरीबन क्लोज़ कर लिया, अब तो ये इनकी तरफ आ गया। कतर का हमला इनकी आँख खोलने के लिए अगर काफ़ी नहीं है, तो उसके बाद भी तो वो अपने नेबर्स के साथ जो कर रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो ये तो हम खुद जो है ना एक किस्म का जो है ना अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। ख़तरा आ गया है। ज़ायनिज़्म का जो प्लान है उन्होंने एक्सपैंड करना ही करना है। इसमें स्ट्रेटिजिकली करना क्या चाहिए, जो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान ने किया है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। उसको स्टेप फॉरवर्ड नहीं करेंगे, मुस्लिम उम्मा अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में नहीं लेगी, मामलात नहीं चलेंगे। इब्राहिम अकॉर्ड जो लॉलीपॉप था उससे बाहर निकलना चाहिए, फिल फोर सारे ऐलान करें और इससे निकलें, एक अपना प्रेशर बिल्ड करें। ना किसी ने सैंक्शन लगानी है इसराइल पे जब तक अमेरिका उसके साथ है, तो वो इनकी सैंक्शन इतना मैटर नहीं करेगी। बात है आपको ग्राउंड रियलिटी देख के अपना रिस्पांस देना पड़ेगा, और ग्राउंड रियलिटी यही है कि इसराइल ने एक्सपैंड करना है। सही है। बैरिस्टर वकील साहब, जो इसराइली तरीका वारदात है अभी तक जो समझ में आया, हमास के ऊपर अटैक्स के मामले में भी जो उन्होंने ईरानियन सिटीज़ के अंदर अटैक किया और उसकी लीडरशिप को हिट किया, उसके अंदर भी और बहुत सारे और वाक़यात के अंदर भी वो अपने मुखालिफ जो भी रियासतें हैं उनकी लीडरशिप को दे ट्राई टू टेक देम आउट। ईरान के अंदर भी उन्होंने किया, न्यूक्लियर साइंटिस्ट उनके सारे, फ़ौज के उनके सरबरा, उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हेड। अब वो कतर वाला अटैक हमास के अंदर भी यही किया, उन्होंने चुन चुन के एक के बाद एक जो भी लीडर आता था उसको एलिमिनेट करते गए। कतर में दोहा में अटैक हुआ उन पीस नेगोशिएटर्स के अंदर जो अंदर बैठे थे। तो इससे ये ख़दशा सामने नहीं आता कि अगर उसके ऊपर कर सकते हैं तो फिर वो रॉयल फैमिलीज़ जिन्होंने वहाँ बैठ के बातचीत करवाई, कल को उनके ऊपर क्यों नहीं अटैक होगा? सऊदीज़ जिन्होंने अब बहुत राइट मूव किया है कि पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पैक्ट किया है, खुद सऊदी रॉयल फैमिली अंडर थ्रेट होगी कि क्यों ना ये उसको ऊपर जाके अटैक कर दें। तो ये बिगर पिक्चर के ऊपर इन लोगों को सारों को मिलकर मुसलमान रियासतों को गौर करना चाहिए। ईरानियन जो अटैक था ना, वो फुटप्रिंट्स हैं बाकायदा उस तरीका कार के, वो कि ये किस तरीके से हमलावर होंगे, या हमास की क़यादत को जिस तरीके से उन्होंने वाइप आउट किया, सब कुछ चुन चुन के उन्होंने सालों साल उन पेजर्स पे और उन सेल फोन्स पे लगाए, फिर एक दिन उन्होंने बटन दबा के उस सारों को बारी बारी उनको शहीद किया। आप दुरुस्त कह रहे हैं, और ये अब आई थिंक फॉर द पीस ऑफ रीजनल स्टेबिलिटी और रीजनल पीस के हवाले से, रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से और रीजन एट लार्ज, मैं कहता हूँ, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि ये खाली साउथ एशिया रीजन की बात नहीं है, इट्स रीजन एट लार्ज प्लस मिडल ईस्ट एंड मीना रीजन, नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट और साउथ एशिया, ये पूरा अगर कंबाइन करें तो जो मुस्लिम ममालिक हैं, जो सऊदी अरेबिया का बड़ा एक टाइमली और एप्ट मूव है इस तमाम तर मामले के हवाले से कि कतर जैसा मुल्क, अगर आप देखें कि पीस नेगोशिएटर्स हैं और वो मीडिएट करवा रहे थे तमाम तर मामला,
और उनको भी जो है जिस किस्म की इजरायली जारियत का सामना करना पड़ा है इन फ्यू स्प्लिट सेकेंड्स अमरीकी छतरी के नीचे और उस तमाम तर मामले के ऊपर देखें, ये नहीं कहा जा सकता कि कल को इजराइल जो है अपने एक्सपेंशनिस्ट प्लान्स के हवाले से वो किसी और अरब मुल्क के ऊपर हमला नहीं करेगा या इस तरह का कोई अटैक नहीं करेगा। इसके खदशात बढ़ जाते हैं दोहा के अटैक के बाद। दोहा के अटैक के बाद बिल्कुल बढ़ते हैं। और मेरे ख्याल से मैंने पहले भी ये जिक्र किया है कि नेटो तर्ज की जो हमारी एक फोर्स है उसको बिल्कुल दीगर अरब ममालिक को भी फॉलो सूट करना चाहिए और उनको भी चाहिए कि इस हवाले से, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। मलिक साहब, अब आप स्टैंड अलोन अगर रहेंगे, अगर आप अकेले होंगे तो फिर बिल्कुल उसके ख़तरात भी बढ़ जाएंगे। और तमाम तर OIC के प्लेटफॉर्म से भी एंड अदरवाइज भी अगर आप रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एंड रीजन एट लार्ज, इन ममालिक को चाहिए कि बिल्कुल इसी तर्ज पे जो है वो अपने सिक्योरिटी पैक्ट्स जो हैं, डिफेंस कोऑपरेशन के मैकेनिज्म्स को फर्दर स्ट्रेंथन करना, फर्दर उसको बेशतर अभी खौफजदा बैठे हुए। ये आर्टिकल 5 किस चीज़ का? ये नेटो का आर्टिकल 5 है, किसी एक के खिलाफ जारी है, सबके खिलाफ जारी है। तो वो पाकिस्तान और सऊदी अरब ने उसी एग्रीमेंट को किया। लेकिन अभी भी अगर देखें, उमैर नियाज़ी साहब की ये बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि अभी भी इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स को सस्पेंड नहीं किया, जिन ममालिक ने अपने सफारती ताल्लुकात कायम किए हैं इज़राइल के साथ। माज़रत के साथ मैं भी बग़ैर किसी नाम लिए मैं रिसेंटली ट्रैवल मैंने किया तो मैंने वहाँ पे किसी एक अरब मुल्क के थ्रू देखा कि तेल अवीव की फ़्लाइट अभी भी जा रही है वहाँ से। सर शायद जो चले नाम UAE है, सबसे ज़्यादा जहाज़ों की आमदोरफ्त जो इसराइल और UAE के दरमियान। मेरे ख्याल से एक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, मिडिल ईस्ट के या GCC कंट्रीज़ को देखने की ज़रूरत है, एक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि अगर हमारे एक ब्रदर मुल्क के साथ ऐसा हो सकता है तो हमें क्या चाहिए कि हम क्या इक़दाम उठाएं कि अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी, अपनी सॉवरेनिटी को बेहतर बनाने के लिए, उसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए हम क्या इक़दाम उठा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उसका कोई ज़्यादा दूर देखने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है और उसका जवाब आपके सामने होगा। खालिद चिश्ती साहब, ये जो नेटो टाइप अलायंस करने की बात है, ये कहने की हद तक ठीक है, अमली जामा इसको पहनाना आसान नहीं होगा। बेशतर रियासतें अमरीकी इन्फ्लुएंस के नीचे हैं और वो आगे नहीं बढ़ेंगी। बहुत ऑब्वियस है, कतर के ऊपर जिस वक्त अटैक हो रहा था उसी कतर के ऊपर वो एक रिफ्यूलर भी हवा में उड़ा हुआ था और यकीनन उसी एयरबेस से उड़ा होगा जो आदि इस वक्त कतर एयरफोर्स के इस्तेमाल में और बाकी अमेरिका के ज़ेर इस्तेमाल में। तो ये कहना कि अमेरिका को पता ही नहीं था, ये बात भी दुरुस्त नहीं है। वो अशीर बात भी अगर थी या नहीं थी, लेकिन उनका ऊपर कवर, यकीनन एयर कवर ऊपर मौजूद था। तो इसमें आप सोचें कि ये मुल्क आगे बढ़ेंगे और एक जॉइंट अलायंस में आ जाएंगे, मुझे बहुत ही मुश्किल बात लगती है। लेकिन सऊदी अरब ने जो स्टेप लिया उसके बाद मुझे ये ज़रूर खदशा पैदा हो गया कि कहीं वो इसराइल सऊदी अरब के अंदर कोई ऐसी कार्रवाई, दहशतगर्दी की कार्रवाई करने की ना कोशिश करे, उसके ऊपर कोई पेशबंदी होनी चाहिए। जी मलिक साहब, मुझसे पूछा आपने? जी जी देखिए मलिक साहब, इस वक्त सऊदी अरब या कतर या कोई भी मुल्क ले लें, उनके पास बहुत ज़बरदस्त रिसोर्सेज हैं, उनके पास फंड्स हैं, जाहिर है उनके बैंक बैलेंस और बहुत उनके पास डॉलर्स हैं वेपन ख़रीदने के लिए। वो कोई भी जहाज़ ख़रीद सकते हैं। आपने देखा है कि अमेरिका के दिए हुए बहुत सारे जहाज़ इसी मुल्क में, इन्हीं दोनों मुल्कों के पास हैं। उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। इस वक्त सऊदी अरब को असला या मिसाइल नहीं चाहिए, उसको चाहिए यकीन और एतमाद। यानी कि जब वक्त आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे अमेरिका ने साथ दिया है कि इजराइल का, कि जब चॉइस आया कि बिटवीन अरब कंट्री या कतर और इजराइल, तो उसने इजराइल का साथ दिया। सऊदी अरब को इस वक्त डिग्री ऑफ अश्योरेंस चाहिए। अमेरिका के आप देख लें कि इतना ये जो स्पेस क्रिएट की है हमारे लिए, जो जगह पैदा हुई है, ये अमेरिका ने पैदा की है। क्योंकि वो एलिमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट जो नज़र आता है अरब मुल्कों में, और मैं MBS को, उनकी विजन को दाद दूंगा कि उन्होंने ग्राउंड रियलिटी को माना है कि हमने ओवर डिपेंडेंट किया है अमेरिका के ऊपर। और आखिरी वक्त आपने नोट किया होगा, उन्होंने सिचुएशनल अवेयरनेस, जिसको कहते हैं ना ग्राउंड स्टॉक, उन्होंने बहुत अच्छा लिया है। उन्होंने रियलाइज़ कराया कि जैसे आप कह रहे हैं कि अगला मुल्क कोई भी हो सकता है, और मैंने भी पिछले सवाल के जवाब में यही कहा था कि ना तो अब जो इजराइल की झिझक है उसका तो मैटर ऑफ टाइम लगता है या मैटर ऑफ टर्न लगता है, मैटर ऑफ चांस नहीं रह गया अब। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उसको करें। अमेरिका वैसे भी पूरी दुनिया में आपने नोट किया फैला हुआ है। जिस प्रोपेगेंडे की बात करते हैं, इंडिपेंडेंटली आप देखें, अगर मैं इंडिपेंडेंटली इन्हीं GCC कंट्रीज को देखता हूं जिसका ये हिस्सा है, सऊदी अरब भी हिस्सा है, उनका तकरीबन बजट पाकिस्तान के 9 बिलियन के मुकाबले में $140 बिलियन है। और 4 लाख तो उनकी फौज है आपस में इकट्ठी, अगर यूनाइटेड कर दें। लेकिन उसके बावजूद आपने देख लिया, कैपेसिटी एक और चीज़ होती है। मेरा मानना ये है कैपेसिटी एक और चीज़ होती है, रिजॉल्व एक और चीज़ होता है।
जो इन हालात में देख रहे हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कि फियर इज अ रिएक्शन, करेज इज अ चॉइस। जो किसी का खौफजदा होना एक कुदरती अमल है, लेकिन बहादुरी एक चॉइस होती है। तो इन मुल्कों में जो मैं देख रहा हूं को फियरफुल होना कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन उसका रिजॉल्व होना कि हिट बैक ना करना और एक प्रोहिबिटिव प्राइस ना इम्पोज करना इसराइल पर, प्रॉब्लम उधर आता है। और ये जाहिर है मुल्कों की जो यूनिटी की वजह बननी चाहिए वो रिजॉल्व बनना चाहिए और करेज बनना चाहिए। जब दो मुल्क कोई भी साथ आएंगे तो ना मिलिटरीली सिर्फ सपोर्ट करेंगे और बल्कि एक दूसरे की अंडरस्टैंड करेंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। और आखिरी पॉइंट मलिक साहब, ये भी जहन क्लियर कर लें कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जी जब हमला होगा तो हम पाकिस्तान जाएंगे या एयरफोर्स जाएगी। देखिए, हमने पीस टाइम में कैपेसिटी बिल्ड करनी होती है। पाक फिजाइया ने 6 और 7 तारीख को जो जवाब दिया था, ऑर्केस्ट्रेट पीस टाइम में 3 सालों में किया था। जे था कि उस दिन आप जाएंगे तो आप शूटिंग शुरू कर देंगे और हम जनाब जवाब बदला ले लेंगे। तो पीस टाइम में एनेबल करना पड़ता है और मेरा ख्याल है वही एक सोल्यूशन है कि पीस टाइम में कोलैबोरेशन करें, एक दूसरे की कैपेसिटी बिल्ड करें और सबसे बढ़कर एक दूसरे को इत्मीनान दें। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक अजीज साहब की तरफ चलते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। बेस्टर उमैर न्याजी साहब, जो मुसलमान रियासतें हैं, ख़ास तौर पर ये मिडल ईस्ट वाली, इनके लिए अगर वे फॉरवर्ड सुजेस्ट करना हो तो पहले तो इनको इंटरनली एक डायलॉग करना चाहिए अरब रियासतों को कि हमें अपना दिफा कैसे मजबूत बनाना। जैसे GCC ने कुछ अर्सा पहले एक इजलास किया भी, लेकिन उसके बाद वो ठंडे पड़ गए, कतर वाले इजलास में कुछ बोले ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में जब तक ये इंटरनली रियलाइज़ नहीं करेंगे कि इनको चैलेंज क्या है और इनकी एग्जिस्टेंस को थ्रेट है इस वक्त, तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल जी, इसी तरह है। देखें, बात है कि दो मुसलमानों का क्लोज होना भी किसी और मुस्लिम ममालिक को एज थ्रेट नहीं देखना चाहिए। जब तक ऐसा इंटरनली डायलॉग नहीं करेंगे हम ज़्यादा करीब नहीं आ सकेंगे। और जो कॉमन थ्रेट जो इसराइल की सूरत में एक वाज़े थ्रेट मौजूद है उसको काउंटर भी नहीं कर सकते, और हम इंटरनल इश्यूज़ में डिवाइड भी हो सकते हैं और तरह से भी सोच सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक है सर, लेकिन इन सारी चीज़ों से एक और भी हमें भी लेसन ड्रॉ करना चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान में इस वक्त जो बलूचिस्तान में, KP में और बाज़ दीगर इलाकों में जो दहशतगर्दी की लहर है, हमें उसका प्रायोरिटी बेसिस पे हल ढूंढना चाहिए। इंटरनल हारमनी बहुत ज़रूरी होती है। बाकी मुसलमान मुल्कों के लिए भी यही सबक है। इंटरनल हारमनी जो है वो आपके नेशनल डिफेंस को कंट्रीब्यूट करती है, तवाना और मजबूत करती है। बैरिस्टर उमैर साहब, देखिए बिल्कुल, देखें इंटरनल हार्मनी के लिए जी ज़रूरी क्या है। देखें पाकिस्तान इस वक्त जिस क्रॉस रोड पे खड़ा है ना, पाकिस्तान की 2-3 मेजर डेवलपमेंट्स चल रही हैं। अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे फिर ज़्यादा बेहतर हम उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, पाकिस्तान और अमेरिका का डिप्लोमेटिकली एक अच्छे रिलेशनशिप का आगाज़ हो गया है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई अमेरिका की प्रॉक्सी बन जाएंगे और कल को हम अफगानिस्तान में अमेरिका के हाथों इस्तेमाल हो। हमने ये चीज़ को देखना है। सेकेंडली देखें, चाइना के साथ रिसेंटली आप CPEC 2 की बातें कर रहे हैं। CPEC 2 का सारा इन्हिसार इसी चीज़ पे जिसकी तरफ आप इशारा दे रहे हैं। CPEC 2 चलेगा तब जब ये इंटरनल हार्मनी होएगी, जब बलूचिस्तान एक वाइबल सूबे की तरह हम ऑपरेट कर सकेंगे। तो वो तभी हो सकेगा जब हम अपने बिजनेस इंटरेस्ट को भी और अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट, इन सारी चीज़ों को अलाइन करें। उसके लिए ज़रूरी क्या है, देखें हमें अपनी डिसिडेंट वॉइसेस डिफरेंट तरह की मौजूद होंगी। कहीं पे हमारी अपनी गलती होगी, कहीं पे दूसरों की गलती होगी, मगर किसी एक मिडिल ग्राउंड पे तो आना पड़ेगा। अगर मिडिल ग्राउंड पे नहीं आएंगे तो जिस तरह से CPEC 1 की अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान ने मिस की है, तो CPEC 2 भी एक ख्वाब ही रह जाएगा। और उसके बाद देखें हम यही फिर वही कशकोल वाली कैफियत में रहेंगे। आज वो ये कशकोल तोड़ने का मौका आ गया है। ठीक है, डिफेंस अलाइनमेंट एक और तरफ, मगर जब तक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हम इकोनॉमिकली अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, रेलेवेंट नहीं होंगे, हम अपना उस तरह से मसल नहीं एग्जर्ट कर सकेंगे। बैरिस्टर अकील साहब, ये बड़ा अहम इशू है, पीस वाला और हारमनी वाला। बलूचिस्तान और KP आपका सेटल नहीं हो रहा। आपकी फ़ौज भी वहाँ शातें उठा रही है, सिविलियन भी शातें उठा रहे हैं। तो आपको एक नेशनल लेवल की एफर्ट चाहिए जिसमें फ़ौज, सिविल, सारे, उमैर साहब भी और आप भी दोनों एक ही तरफ खड़े नजर आए। देखें, बिल्कुल हम तो इसी चीज़ को बार बार रीइटरेट कर रहे हैं और यही हम कह रहे हैं कि माज़रत के साथ पिछले 12 साल से अब फिर उमैर साहब कहेंगे कि
इसको सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सियासी रंग की बात नहीं है, ये हार्श रियलिटीज़ हैं ऑन ग्राउंड कि पिछले 12 साल से पीटीआई की हुकूमत है उस सूबे में, और वहाँ पे सीटीडी के हवाले से या काउंटर टेररिज्म की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, वहाँ पे उस हवाले से देखें तो सर बलूचिस्तान में कौन सा कमाल हो गया सर, दोनों जगहों पे चैलेंज है। देखिए मैं दूसरी तरफ भी आ रहा हूँ, कि दोनों अतराफ सीरियस चैलेंज हैं। अगर आप ये देखें फिर कहा जाएगा कि जी इन खवारिज को या टीटीपी के हार्डन जो क्रिमिनल्स थे या जो टेररिस्ट थे, जेट ब्लैक टेररिस्ट, वो उनको किसने रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के नाम पे निकाला किया। ये एक देखिए उस तरफ बहस चली जाएगी, फिर कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है। बात यह कि ठीक है इस तमाम तर मामले के ऊपर एक नेशनल कोहेजन होनी चाहिए, एक आपको बिल्कुल यक ज़बान यक आवाज़ हो के एक ही पॉलिसी के साथ जो नेशनल पॉलिसी हो उसको टो करना चाहिए। इसमें कोई सियासी मामलात नहीं होने चाहिए। तमाम इदारों को भी, तमाम सियासी जमातों को भी, तमाम सियासी लीडर्स को भी एक पेज पे होना चाहिए दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उस हवाले से, क्योंकि हमारी जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि अफवाज पाकिस्तान के नौजवान आए रोज़ शहादतें दे रहे हैं, वो आए रोज़ उनकी शहादतें हो रही हैं और जाम शहादत नोश फरमाते हैं। अब इसी तरह आप ये देखें कि वहाँ पे जो आपके लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके अंदर इन दोनों सूबों की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो सिचुएशन है, वहाँ पे जो हालात हैं उसको भी देखने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल ये ताली तो दोनों हाथों से बजेगी और पॉलिटिकल जो विल है वो भी होना ज़रूरी है और उसके साथ साथ इदारों का भी साथ होना ज़रूरी है ताकि एक जॉइंट फ्रंट जो है वो आप लेकिन फ़ौज का एक जवान, कोई कैप्टन या लेफ्टिनेंट या मेजर या कर्नल, कोई भी जो भी शहीद हो रहा है इस राह के अंदर, वो मेरा आपका बेटा भाई किसी की औलाद है ना, वो इसी सरजमीन से है। वो हो सकता है लाहौर पैदा हुआ, हो सकता है पिंडी से वो डिप्लॉयड इस वक्त वो बलूचिस्तान के बॉर्डर पे वो शहीद वो भी हो रहा है। तो ये एक नेशनल ड्यूटी है, ये तकसीम नहीं है इस वक्त कि ये फ़ौज की ड्यूटी है और मेरी ड्यूटी है या पीटीआई की ड्यूटी है या पीएमएलएन की है। ये हमारा कॉमन नेशनल इंटरेस्ट है, ये सच वाला इंटरेस्ट है पाकिस्तान को महफूज करना। ये वो नहीं है जो कोई कब्जा करके बैठ जाता है और कहता है ये नेशनल इंटरेस्ट। और हम इसीलिए तो देखिए इस चीज़ को बार बार रीइटरेट करते हैं कि एक कोहेजन के साथ एक जो नेशनल जॉइंट फ्रंट है टेररिज्म के ख़िलाफ़ और जो वॉर ऑन टेरर है, पाकिस्तान तो सीसा पलाई दीवार बन के खड़ा था, है और आगे भी रहेगा। और सबसे ज़्यादा सफ़र किसने किया? 90,000 जानें आपकी ज़ाया हो गई इस दहशत गर्दी की जंग में फ्रॉम इट्स वेरी बिगिनिंग। तो अभी कम से कम ये रिजॉल्व तो होना चाहिए कि यार पिछले साल से इस साल की अगर आदाद शुमार देखें तो एक उसमें मोर देन डबल द अमाउंट ऑफ टेररिस्ट अटैक्स जो हैं उसमें इंक्रीज़ आई है, बहुत तेज़ी आई है। खालिद चिश्ती साहब, ये पाकिस्तान में इस वक्त जो चैलेंज है वो दो वाले हैं। एक आपकी इंटरनल पॉलिटिकल हार्मनी, उसको आपको एड्रेस करना है, और दूसरा ये जो टेररिज्म है ये बॉर्डर के उस पार से स्पिल ओवर होता है, इंडिया उसको बैक करता है, उसमें शक नहीं है। लेकिन हमारे पास अब दो चैलेंज है और दोनों को बैक वक्त एड्रेस करना है। पॉलिटिकल हार्मनी भी आपको चाहिए और ये जो दहशत गर्दी है इसका भी हल चाहिए। देखिए मलिक साहब, ये कोई हिंदुस्तान हमें कोई सरप्राइज़ नहीं दे रहा। 1971 देख लें क्या हुआ था। बुनियादी तौर पर हमारी पॉलिटिकल डिसहार्मनी थी, इंडिया ने एक्सप्लॉइट किया। 1 लाख के करीब 3 लाख के करीब मुक्ति बानी ट्रेंड किए, 1 लाख के करीब फ्रॉगमैन इंडक्ट किए डिस्टेबलाइज करने के लिए इस पाकिस्तान को। हमारे सामने डाटा है, तो वो तो आप पर कभी तरस नहीं खाएगा दुश्मन। हमने खुद पैदा करना है रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन और पॉलिटिकल हार्मनी, तब होगी तो हमारा एक रिजॉल्व जाएगा। दुश्मन तो हमें ज़ाहिर है फ्रंट पे नहीं कर सका। 6-7 सितंबर अभी मई में क्या हुआ था, जहाज उन्होंने 7 गिरवा लिए। 10 मई को क्या हुआ था, इतनी हैवी टनेज उनके मुल्क पर हमने गिराई। तो उसने कहीं तो वो ज़ाहिर है एस्केप करना है अपने लोगों को। ज़ाहिर है 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, उनको कोई तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव दिखाना है कि हम भी बहुत कामयाब हुए हैं, हमने भी ऑपरेशन से दूर कंटिन्यू रखा हुआ है। तो कैसे कंटिन्यू रखेंगे, सामने तो वो आ नहीं सके। तो वो उन्होंने उसी क्रैक्स को, उसी वैक्यूम को कैपिटलाइज करना है या एक्सप्लॉइट करना है हमारे खिलाफ। जहाँ जहाँ पे एक एलिमेंट ऑफ नॉन पार्टिसिपेशन होगा, एक एलिमेंट ऑफ डिप्रीविएशन होगा, हैव और हैव नॉट का गैप ज़्यादा होगा। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी मैं तो यही कहूँगा कि जितना गैप ज़्यादा होगा दुश्मन के लिए उतना काम आसान हो जाता है। और सिर्फ बलूचिस्तान और KPK में क्यों होता है, इसलिए कि उधर ये गैप ज़्यादा है बदकिस्मती से। तो हमें ये बिगर पिक्चर देखनी पड़ेगी। ये जो छोटी चीज़ें हैं ये तो प्रॉबेबली शायद कौम आने वाली नस्लें तो हमें माफ़ नहीं करेंगी। 71 की लेकिन चिश्ती साहब ये नज़र आ रहा हो सामने आपको भी और मुझे भी, और हम इसके ऊपर काम ना करें तो फिर तो सवाल ये उठेगा कि हम एड्रेस क्यों नहीं कर रहे इस इशू को।
जी, वो पहला जो पिछला मेरा जुमला था वो यही मैं कह रहा था कि आने वाली नस्लें हमें अकाउंटेबल करेंगी कि हमने क्यों नहीं एंगेज किया, हमने क्यों नहीं हार्मनी बिल की। देखिए, प्राइस देने के बाद रिग्रेट करना 71 का हमारा सामने है। और अब मैंने अर्ज किया कि हिंदुस्तान से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर हम इस तरह की पॉलिटिकल डिसहार्मनी अगर ईस्ट पाकिस्तान में थी, नॉन रिप्रेजेंटेशन थी, उनकी पार्टिसिपेशन नहीं थी या थोड़ा एंगेज नहीं किया, जिसने भी नहीं किया उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा इस वक्त। मैं तो इन लोगों की बात कर रहा हूं जिसको डिस्कनेक्ट किया, तो उसके बाद क्या प्राइस हमें देनी पड़ी। हिंदुस्तान ने तो वहां भी किया था और यहां भी कर रहा है और वो करता रहेगा। वो अपनी ऑब्लिगेशन के तहत करता है, हमने अपनी ऑब्लिगेशन के तहत काउंटर करना है। और आप नोट करें कि इसके बावजूद दुनिया में वो साबित करने की कोशिश करता रहता है कि हम एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है, हम पीस लविंग नहीं है, हम टेररिज्म सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बावजूद दुनिया ने देख लिया कि हमने मई में जो उनको जिस तरह की शिकस्त दी, अब दुनिया ने आपको रेलेवेंस माना, हम फिर रेलेवेंट हुए, हम दोबारा से दुनिया से कनेक्ट किए और ऐसे नहीं हो गए। खुदा ना खास्ता मई में हिंदुस्तान हम पर हावी होता तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जंग बंद नहीं करानी थी, आपका सऊदी अरब से मुआहदा नहीं होना था, दुनिया ने आपको एंगेज नहीं करना था। क्यों? क्योंकि विक्ट्री की एक कीमत होती है, ये जिसको आपकी वैल्यू बढ़ती है और जब आपकी वैल्यू बढ़ती है तो दुनिया आपको एक पावरफुल ताकत मानने पर मजबूर होती है और इसी वजह से एंगेज किया हुआ है। ये आइडियल टाइम है कि मेरा तो ये मानना है कि इसको हम आगे वैल्यू ऐड करें, सब अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। वैल्यू ऐड यही हो सकता है कि मुल्क का सोचें, बिगर पिक्चर का देखें और आगे लेके चलें। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, जब ये नज़र आ रहा हो इशू और सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त मुझे लगता है कि शायद वो लीडरशिप प्रोवाइड नहीं कर पा रही, शायद क्या वो यकीनन नहीं कर पा रही, ना पार्लियामेंट के अंदर से वो रोल जिसकी हम तवक्को रखते हैं कि पार्लिमान है वहाँ बैठेंगे, हल निकलेगा, सर जोड़ेंगे, बहस करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। पॉलिटिकल लोग आपस में बैठते हैं, बैठक लगाते हैं, उससे हल निकलता है। दोनों मिसिंग एलिमेंट है। बेशक देखें, पार्लिमान एक बहुत बड़ा फोरम है जो लीडरशिप प्रोवाइड करता है, मगर देखें पार्लिमान का जब खुद स्टेटस डिस्प्यूटेड हो, डिस्प्यूटेड से हट के भी चले, फॉर्म 47 को छोड़ देते हैं, जो लोग आ गए फिर आप उनको ज़बरदस्ती निकाल दें सज़ाओं की जद में। आज जैसा जमशेद दस्ती साहब को 7 साल की सज़ा, मतलब हम किस डगर पे, हम तो किसी को बनने ही नहीं देना चाह रहे ना। जब पार्लियामेंट्री लीडरशिप डेवलप ही ना हो, मतलब आप देखें कायदे आज़म के बाद हमारे यहाँ लीडरशिप का फुकदान, मतलब हम किसी को लीडर बनने देना नहीं चाहते, हम हर लीडर को मुतनाज़ा करने की कोशिश में रहें, तो फिर तो इसी तरह के मामलात रहेंगे। देखिए हमें एक चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी, पॉलिटिकल हार्मनी पॉलिटिकल लोग ही लाएंगे। पॉलिटिकल लोगों को एंगेज करने दिया जाए, पॉलिटिकल सोच को पनपने दिया जाए। पॉलिटिकल सोच नहीं पनपेगी तो ये वाले मसाइल बनेंगे। आप जितनी मर्जी मिलिट्री माइट कर लें, जितनी मर्जी वो एंगेजमेंट कर लें, देखें ये लोग हैं जो एक विज़न देंगे, देखें विज़न को इम्प्लीमेंट करना है। देखें कायदे आज़म ने भी जो मुल्क बनाने वाले हैं, मुल्क के आर्किटेक्ट हमें क्या विजन दे के गए कि सियासतदानों ने पॉलिसी बनानी है और इदारों ने इम्प्लीमेंट करनी है। जब पिरामिड रिवर्स हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम्स आएंगे और हमें मसला ये आ रहा है कि 47 ऑनवर्ड्स हम वो प्रॉब्लम्स ही नहीं सेटल कर पा रहे और उसी प्रॉब्लम्स की वजह से वक्तन फ़वक्तन लैप्सेस आते हैं और मुल्क जो है ना आगे जाने के बजाय हर 5-10 साल बाद उल्टा और पीछे चला जाता है। अकील साहब, जो रास्ता है वो दिखाएगा कौन? यहाँ तो मुझे लगता है कि सारे लोग इंतज़ार करते हैं, आप भी और ये भी, कि वो बलूचिस्तान में ये सूरत हाल है, KP में ये सूरत हाल है, तो वहाँ कोई ऑपरेशन होगा तो फिर मामला संभाली में आ जाएंगे। पॉलिटिकल एलिमेंट, पॉलिटिकल फोर्स जो है वो मिसिंग है। वो देखें, मैं आपको, मुझे देखें कोई इसमें लगी लिपटी रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अपनी मेडन स्पीच से लेके और आखिरी जो इंटरेक्शन थी बजट के दिनों में, तब तक मतलब खुद अपोजिशन के पास चल के गए, मुसाफा जो है उनसे मुलाकात की और उनको कहा कि जी बातचीत होनी चाहिए। तो उनको 10 यहाँ पे सजाएं देंगे, किसी को सांस नहीं लेने देंगे। ये मुझे बताएं कि क्या सजाओं की माफ़ी हो जानी चाहिए? जिस तरीके से आप सजाएं दे रहे हैं, आप समझते हैं कि माजत के साथ अब अगर किसी की जाली डिग्री है उसको सजा होगी है तो वो कहें कि उसमें भी क्या पॉलिटिकल कोलूजन है? उसमें नहीं है। अब यहाँ पे साहब को प्लेन हाईजैकिंग की सजा, मेरी अर्ज इतनी है मलिक साहब कि यहाँ पे तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मेरे कॉलीग हैं उमैर नियाज़ी साहब, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इनकी अपनी पार्टी की लीडरशिप जो है वो पॉलिटिकल एंगेजमेंट से रोकती है। वो सिर्फ और सिर्फ हामी और ख्वाहिशमंद है इस चीज़ के कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी न किस तरह की इंगेजमेंट पॉलिटिकल कॉन्ट्रोल्स पे हो, जो कि हो नहीं सकती क्योंकि वो खुद कह चुके हैं कि भाई पॉलिटिक्स हमारा काम ही नहीं है, कोई लेना देना। आप आपस में सियासतदान बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं बारहा, तो फिर ये जिम्मेदारी किस पे आयद होती है कि वज़ीर आज़म कह रहा है
पूरा पार्लियामेंट कह रहा है, जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें कह रही हैं, वो हामी है इस चीज़ की कि पॉलिटिकल कंसल्टेशन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, पॉलिटिकल डायलॉग डिस्कोर्स होना चाहिए। एक फ़र्द वाहिद जो बंदा है जो बात नहीं करना चाहता सियासी जमातों से, सियासी लीडर से, माजरत के साथ, वो बानी है पीटीआई चेयरमैन पीटीआई हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन खालिद साहब, बगराम एयरबेस का आपसे मैंने सवाल नहीं किया, ये भी एक आपके बॉर्डर्स के ऊपर एक नया जल्दी कोई चीज़ बनने वाली है, क्या बनेगा बगराम के ऊपर जो ट्रंप पोजीशन ले रहे हैं और जो अफगानिस्तान जवाब दे रहा है? ये मलिक साहब, ये बहुत ही मेरा ख्याल एरिया का सबसे स्ट्रेटेजिक एयरबेस है और 50s और 70s में उस वक्त की सोवियत यूनियन ने डेवलप किया था अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए कि ओवरसी कर सके। फिर 79 में सोवियत यूनियन खुद आ गया तो ज़ाहिर उसके होल्ड हो गया, और फिर उसके बाद जब वो गए तो तालिबान का हुआ, जब अमेरिका आया तो उसने भी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इसी एयरबेस पर की थी। उसकी वर्थ ये है आपके व्यूअर्स की आसानी के लिए कि वहाँ से आप सब जानते हैं कि ओवरसी किया जा सकता है टूवर्ड्स चाइना, टूवर्ड्स रशिया, टूवर्ड्स अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, पूरे मिडल ईस्ट को वहाँ से एक हब बनता है जहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स, सैटेलाइट्स, बहुत सारी से इनपुट ली जा सकती है। तो इसीलिए स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए अमेरिका कह रहा है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया था तो वो ये कहते हैं कि हमने हैंड ओवर किया था उसको, यानी उधार दिया था। हालांकि ये बेस तो अफगानिस्तान का ही है, लेकिन वो कहते हैं क्योंकि ये लड़के नहीं हुआ था और उन्हें एमिकेबली निकाले थे तो वो कह रहे थे कि ये हमें वापस मिलना चाहिए। तालिबान अपोज कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है उनको भी वैल्यू पता है। बट व्हाट आई फोरसी कि अमेरिका शायद इस तरह बड़ा पैकेज ऑफर कर दे, क्योंकि इस खित्ते की खास तौर पर चाइना, रशिया के होते हुए, यूक्रेन वॉर के होते हुए, ईरान के हालात जो ख़राब हुए हैं, मिडल ईस्ट के जो हुए हैं, तो एक उसको मुझे लगता है पुलिसिंग के लिए एक जगह चाहिए और उसकी वो वैल्यू कोई भी दे सकता है। और तालिबान क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस में भी हैं और डिप्लोमेटिक क्राइसिस में भी हैं, डिप्लोमेटिक खास तौर पे इसलिए कि उनको रिकग्नाइज नहीं किया हुआ एज हुकूमत किसी ने। हो सकता है वो इस तरह बारगेनिंग चिप कर लें और कहें कि हमें रिकग्निशन दें, और आपको भी पता है कि जब अमेरिका रिकग्नाइज कर लेगा तो 70-80% मुल्क रिकग्नाइज कर लेंगे। तो ये डिपेंड करता है, बट स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर बेस है जिसकी बात हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका खालिद चिश्ती, उमैर नियाज़ी साहब और बैरिस्टर अकील मलिक साहब, सबका आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।